aspirants. This is Divya Jaiswal. Welcome back to our channel Dishas, the only mantra for legal success. तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि टीआईपी, जो कि बात करता है आपका सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है, इसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है, इसे कौन कर सकता है और इसको कौन से और ऐसे सेक्शन है जिनके कोरिलेशन में इसे पढ़ा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जब इनके शब्दों को अलग अलग तरीके से समझते हैं तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करना जिसने कोई क्राइम किया है यानी कि अक्यूज्ड, और किसके द्वारा पहचान किया जाना यानी कि विटनेस, जिसने उसको वो क्राइम करते हुए देखा हो या जब वो क्राइम हो रहा हो उस प्लेस पे वहाँ पर वो उपस्थित हो जब वो घटना घटित हो रही हो, यानी कि। और ये परेड क्या होता है? परेड जब किसी अक्यूज्ड को जब 5-6 लोगों के साथ एक लाइन में खड़ा कर देते हैं उसी को परेड कहते हैं। यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक लाइन में अक्यूज को जब 3-4 लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाता है और विटनेस के द्वारा उसकी पहचान कराई जाती है, उसी को कहते हैं आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। समझ में आया होगा जहां तक आपको। इसको और इजीली समझते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है, कि उसका क्रक्स क्या है बेसिकली। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वो होती है कि जब अक्यूज ने कोई क्राइम किया होता है और जहाँ पे वो घटना घटित हो रही होती है और वहाँ विटनेस आपका उपस्थित होता है जिसने ये घटना देखी है, लेकिन वो अक्यूज को जानता नहीं है। लेकिन जब उससे पूछताछ होती है और वो कहता है कि हाँ मैं इसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी शक्ल देखूंगा तो मैं इसे ज़रूर पहचान जाऊंगा। तो अक्यूज्ड को कई सारे लोगों के साथ एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, वहाँ पे विटनेस से उसकी पहचान कराई जाती है और इतनी दूरी मेंटेन रखी जाती है कि कोई भी मैनिपुलेशन ना हो सके, कोई भी कांटेक्ट ना बन पाए, जिससे आपका विटनेस किसी भी तरीके से डरे ना, इजीली उसकी पहचान कर पाए। तो वहाँ पे जब ऐसी लाइन में अक्यूज को खड़ा करके विटनेस के द्वारा पहचान कराई जाती है, वही आपका कहलाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इसको हम कुछ अपने नोट्स के द्वारा समझेंगे जो कि हैं। अब बेसिकली हम टीआईपी को समझेंगे सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट के अंदर, कि सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि वे फैक्ट्स जो नेसेसरी हैं एज अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट में एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है कि नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। वे फैक्ट जो ज़रूरी हैं आपका फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है, फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के इनफेरेंस को क्या करते हैं, या तो सपोर्ट करते हो या तो रीबट करते हैं, या तो रीबट मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, मना करना। तीसरा क्या है आपका, फैक्ट्स जो कि इस्टेब्लिश करते हैं द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, मतलब जिस पर्सन की आइडेंटिटी रेलिवेंट है उसकी आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि टीआईपी आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इसी को कहते हैं, किसी अक्यूज की पहचान करना, किसी पर्सन और थिंग की पहचान करना। चौथा फैक्ट आपका क्या कहता है कि फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपन, मतलब वो समय और वो प्लेस जहाँ पे आपका ये जो फैक्ट्स हुए हैं वो हैपन हुए हैं, वो रेलिवेंट होएंगे, उनकी बात करता है। ठीक है, अब आता है आपका 5th फैक्ट कि शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड, मतलब उन पार्टीज के रिलेशन को शो करता है जिनमें वो फैक्ट क्या हुए हैं, ट्रांजैक्ट हुए हैं या गठित हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट को समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट यही था कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो इलस्ट्रेशन क्या है कि यहाँ पर ए है जिसका ट्रायल हो रहा है किसके लिए, बी का एब्डक्शन करने के लिए। तो बी जब अपने भाई सी के साथ कोर्ट जा रहा था तो जैसे ही बी ने ए को देखा वैसे ही वो रोने लगा कि भैया देखो इसी आदमी ने मेरा एब्डक्शन किया था। फिर बी का जो भाई था सी, उसने वहाँ पे कांस्टेबल डी को सारी बातें बताई कि बी उसका भाई रोने लगा इस ए को देखकर। फिर कांस्टेबल ने क्या किया, तुरंत ए को अरेस्ट कर लिया। और जब
प्रोसीजर के वक्त जो भी बीच का समय था उसमें ए ने क्या किया, बी को आई कांटेक्ट करके या किसी बात के थ्रू मैनिपुलेट कर लिया। तो जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई वहाँ पे बी ने ए के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। तो यहाँ पे क्या कहा कोर्ट ने कि यहाँ पे सी जो उसका भाई था बी ने अपने भाई को सारी बात बताई थी और रोने लगा, तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस क्या होगी, ये सारी सर्कमस्टेंसेस काउंट होंगी उस फैक्ट में जो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हैं फैक्ट्स को। तो यहाँ पे बी के भाई जो कि सी है उसका स्टेटमेंट क्या कहा गया, जस्टिफाइड और रेलिवेंट माना गया। ये किस केस की बात कर रहा है, आपका नूर मोहम्मद वर्सेस एम्परर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फैक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैक्ट्स विच सजेस्टेड और रीबर्ट इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। मतलब कि जहाँ पे फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट का जो इन्फेरेंस है उसे क्या कर रहे हैं, फैक्ट सजेस्ट कर रहे हैं और रिबर्ट कर रहे हैं, उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। यानी कि इन्फेरेंस किसका है, फैक्ट एंड इशू का और रेलिवेंट फैक्ट का, जो कि सपोर्ट हो रहा है और रिबर्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। यानी कि देखो ए ने यहाँ पे क्या किया, बी के घर पे या बी के साथ रॉबरी की और थ्रेटिंग की। ठीक है, और उसी समय उसी रात उसने क्या किया, सी के साथ भी सेम हरकत करने की कोशिश की गई, जो कि इस फैक्ट इन इशू नॉट इन अ इशू, सी के साथ चोरी उस इशू में नहीं है लेकिन सपोर्ट कर रहा है उस इन्फेरेंस को, इसलिए वो क्या कहलाएगा, रेलिवेंट कहलाएगा, क्योंकि सेम चीज़ उसने सी के साथ करने की कोशिश की। ये बात कर रहा है आपका आर वर्सेस ईगेस्टर का केस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है कि फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ पर्सन थिंग बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो फैक्ट हैं वो किसी पर्सन और थिंग की आइडेंटिटी बताते हैं। यानी कि जब कोर्ट में विटनेस आता है उससे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि अक्यूज कैसा दिखता था, उसका कद कैसा था, वो मोटा था, वो लंबा था, वो काला था। ये बात जब की जाएगी तो बेसिकली यहाँ पे किसी पर्सन और थिंग की जब आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है वो बात करता है यहाँ पे। अब बात करता है आपका कि ये जो सेक्शन 9 है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एविडेंस एक्ट की, उसकी को रिलेशन कहाँ पे है, तो वो आपका सेक्शन 54 है सीआरपीसी बात करता है और सेक्शन 29(1)(a) सीआरपीसी भी बात करता है। तो सेक्शन 54 है सीआरपीसी क्या है कि जब सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट में किसी पर्सन की आइडेंटिफाई जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो ढंग से नहीं हो पाती है और उसको फिर सेक्शन 54 है सीआरपीसी में जिस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है वो जिस पुलिस के थ्रू वो अरेस्ट किया गया है अक्यूज, तो वहाँ के ऑफिसर इन चार्ज को ये एक रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे अक्यूज की सही से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाए। तो वही बात करता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ किसकी, अरेस्टेड पर्सन की, वो बात कर रहा है आपका सेक्शन 54 है सीआरपीसी। अब दूसरा सेक्शन 291 ए सीआरपीसी क्या बात करता है, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेसेसिटी टू टेस्ट वेरोसिटी ऑफ विटनेस। वेरोसिटी मीन्स क्या है आपका ट्रुथफुलनेस, आपका ट्रुथफुलनेस ऑफ किसकी, विटनेस की। विटनेस जो कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो कब ज़रूरी नहीं होगी, जब विटनेस नोज द अक्यूज एंड कैन आइडेंटिफाई हिम इन मूनलाइट एंड दे आर नॉट स्ट्रेंजर। मतलब कि मेरा कोई जानने वाला है, बहुत क्लोज रिलेटिव है, मैं उसको बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, तो अगर रात भी होगी और मून लाइट भी होगी तो भी मैं उसको पहचान लूँगा, तो वहाँ पे टीआईपी की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा केस आपका बात करता है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुखपाल सिंह। अब दूसरा क्या कहता है केस कि लखविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कि आई विटनेस कैन नॉट गिव नेम ऑफ ऑफेंडर बट कैन आइडेंटिफाई हिम, आइडेंटिफिकेशन परेड नीडेड। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन परेड कब ज़रूरी होगी, जैसे मैं किसी बंदे को नाम तो नहीं जान रही हूँ लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं उसको देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी उसको अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे इस केस में कहा गया कि वहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होगी, ज़रूरी होगी। अब इसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है उसको किस केस लॉ के थ्रू समझेंगे कि स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस लेखराज में क्या क्या गया कि सेफ रूल ऑफ प्रूडेंस
ये मतलब जनरल रूल है कि एक तरीके का टेस्ट टीआईपी कराना क्या है, प्रूडेंस है, मतलब सही है कराना। कोरोबोरेशन ऑफ टेस्टिमनी, एक तरीके से टेस्टिमनी का क्या है, कोरोबोरेशन है। एक्सेप्शन कोर्ट इम्प्रेस बाय रिलायबिलिटी ऑफ विटनेस, एक्सेप्शन क्या कहता है, लेकिन जब कोर्ट उसकी रिलायबिलिटीज की विटनेस, जैसे कि अभी ऊपर केस लॉ में क्या कहा गया कि वो जान रहा है कि वो उसको मूनलाइट में भी देख लेगा अच्छे से, और कोर्ट इस चीज़ से सहमत हो रहा है कि हाँ विटनेस जो कह रहा है सही कह रहा है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके का एक केस आया था आपका हीरा वर्सेस राजस्थान 2007 का, और एक और था शिव शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस था। अब डिले भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें, तो डिले में क्या क्या होगा कि आपका जब डिले हो रहा है तो कब कोर्ट इस चीज़ को मानेगा, तो शुड बी हेल्ड विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब कि जो आपका ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो एक रीजनेबल टाइम ऑफेंस के घटित होने के बाद हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और जो डिले है वो आपका नॉट फैटल टू प्रोसिक्यूशन, मतलब कि प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, कि जो भी अगर डिले हो रही है तो अगर प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ना हो चीज़ें। डिपेंड्स ऑन मेमोरी पर्सन टू पर्सन, अब और डिले अगर हो रहा है तो वो पर्सन टू पर्सन और उनकी मेमोरी पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ विटनेस, और विटनेस की ट्रस्ट और वर्दीनेस पे भी डिपेंड करता है। अब आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स हाउ, किस तरीके से होंगी, तो बेसिकली डायरेक्ट एविडेंस के थ्रू भी हो सकती हैं आपका, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की थ्रू भी हो सकती हैं। और डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है और आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया। डायरेक्ट एविडेंस मतलब जो मैंने देखा सुना कहा, डायरेक्ट एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हमने परिस्थितियों के द्वारा पता लगा, यानी कि मर्डर हुआ, उसकी लाश को घसीट के ले जाया गया, फिर जब हम पहुँचे तो लाश कहीं और मिली, तो जहाँ पर उसकी घटना की क्या परिस्थिति की कि वो ऐसे वहाँ से उसने चाकू खरीदा था, वहाँ उसके घर गया था, कई लोग ने देखा था, ये परिस्थितियाँ हैं, और उनके थ्रू जब पता लगाना तो ये होता है आपका एविडेंस का सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के थ्रू पता लगाना। फिर आ जाते हैं कि कई ऐसे ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना और उनमें डिफरेंस करना, जैसे कई स्टेशनरी के सामान हो गए जो सबके घर में पाए जाते हैं, या कोई यूटेंसिल्स हो गए सबके घर में पाए जाते हैं, तो वो ऑर्डिनरी आइटम्स में काउंट किए जाएंगे जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। अब आता है फिफ्थ फैक्ट, फैक्ट्स विच फिक्स टाइम एंड प्लेस ऑफ हैपनिंग ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, मतलब कि वे फैक्ट जो कि किसी टाइम और मतलब प्लेस पर क्या हुए हो, घटित हुए हो, वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का की रेलिवेंसी को किस तरीके से बताएंगे। तो टू प्रूव प्रेजेंस ऑब्सेंस ऑफ अक्यूज एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, कि जिस टाइम पे वो घटना घटित हुई उस टाइम पे अक्यूज का क्या प्रेजेंस था। कैन बी सब्सटेंटिव और कोरोबोरेटिव, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ केस। कोरोबोरेटिव सब्सटेंटिव होंगे वो फैक्ट्स, ये मतलब डिपेंड करेगा किस पे, उस फैक्ट ऑफ केस पे, उस घटना के तथ्यों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब सिक्स क्या है कि फैक्ट शोइंग रिलेशन ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है, वही जैसा कि हमने बताया कि फैक्ट्स क्या है कि वो पार्टीज के बीच क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, उनके थ्रू उनका क्या ट्रांजैक्शन है जो बताते हैं, उनकी बात करता है आपका सिक्स। तरह कुछ और केस लॉज भी हैं सेक्शन 9 से रिलेटेड, आपका रामनाथन वर्सेस तमिलनाडु, ये आपका बेसिकली प्री में पूछ लेता है, मुल्ला वर्सेस रूपी, कि ये दोनों सेक्शन 9 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की कौन से केस लॉ बात करता है। और अब एक लेटेस्ट केस लॉ है जो कि 2023 का, ये आपका उदया कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक बार टीआईपी पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने हो गई है तो दोबारा क्या ज़रूरत पड़ गई आपका मजिस्ट्रेट के सामने टीआईपी कराने की यहाँ पे, तो ये क्वेश्चनेबल माना गया है। तो यही आज का बेसिकली सेक्शन 9 है जिसे हमने पूरी तरीके से समझा, और होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर मे भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं, सामने स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया है, हमसे व्हाट्सएप करके आप किसी भी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।